नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देवभूमि समाचार में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। खबर देहरादून से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास परिसर में शहद निकालने की प्रक्रिया का अवलोकन किया। तो वहीं इस वर्ष परिसर में मात्र 45 दिनों के भीतर में 520 किलोग्राम शहद का उत्पादन किया गया है, जो कि मधुमक्खी पालन की संभावनाओं को दर्शाता है। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि उत्तराखंड के पर्वतीय और वन क्षेत्रों में शहद का उत्पादन के लिए अपार संभावनाएं हैं और इसे बड़े स्तर पर बढ़ावा भी दिया जा सकता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने निर्देश दिए हैं कि वन क्षेत्रों में बी बॉक्स की स्थापना की जाए, जहां प्रभावी नीतियां भी तैयार करने के निर्देश उनकी ओर से दिए गए, जिससे कि स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर मिल सकेंगे। तो वहीं उनका कहना है कि मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत मधुमक्खी पालन को प्राथमिकता दी जाएगी और इससे जुड़े किसानों व उद्यमियों को विशेष सब्सिडी भी दी जाएगी। साथ ही साथ 3B गार्डन के निर्माण और विश्व पर्यावरण दिवस व हरेला पर्व जैसे अवसरों पर पौधारोपण अभियान चलाने पर भी जोर दिया गया है। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय पर स्थित मुख्य सेवक सदन में प्रदेश भर से आए नागरिकों की समस्याओं को सुना और इस दौरान उन्होंने आमजन से सीधा संवाद स्थापित कर उनकी समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए कई मामलों का मौके पर ही समाधान किया है। जहां जन सुनवाई के दौरान लोगों ने सड़क, पेयजल, स्वास्थ्य, शिक्षा और आर्थिक सहायता से जुड़ी विभिन्न समस्याएं भी रखी और जिन पर मुख्यमंत्री ने त्वरित कार्रवाई करने के निर्देशों को जारी किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जनहित से संबंधित सभी प्रकरणों का प्राथमिकता के आधार पर समयबद्ध और प्रभावी निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा है कि समस्या के समाधान में किसी भी प्रकार की अनावश्यक देरी न हो और प्रत्येक मामले की नियमित मॉनिटरिंग भी की जाए। उनका यह भी कहना है कि राज्य सरकार का उद्देश्य शासन और प्रशासन को अधिक संवेदनशील, जवाबदेह और पारदर्शी बनाना है। जन सुनवाई को उन्होंने सरकार और जनता के बीच एक सशक्त संवाद का माध्यम बताते हुए कहा कि इससे न केवल समस्याओं का त्वरित समाधान होता है, बल्कि शासन व्यवस्था में निरंतर सुधार भी सुनिश्चित होता है। उत्तराखंड में भीषण गर्मी और हीट वेव के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए शिक्षा विभाग की ओर से स्कूलों के समय में बदलाव किया गया है और जहां आदेश के अनुसार 15 मई तक प्रार्थना सभा सुबह 6:45, तो वहीं स्कूल संचालन सुबह 7 बजे से शुरू करने के निर्देशों को जारी किया गया है। यह व्यवस्था विशेष रूप से हल्द्वानी, रामनगर और कोटाबाग ब्लॉक के शहरी क्षेत्रों में लागू की गई है, ताकि बच्चों को गर्मी के असर से बचाया जा सके। हालांकि इस निर्णय के बाद अभिभावकों में नाराजगी भी देखने को मिल रही है। तो वहीं ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले लोगों का कहना है कि बच्चों को अत्यधिक सुबह घर से निकालना पड़ेगा और जिससे कि उनकी सुरक्षा को खतरा हो सकता है, खासकर कि जंगली क्षेत्रों में आसपास। इस मुद्दे पर शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत का कहना है कि नई शिक्षा नीति के तहत पढ़ाई के दिनों और घंटों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया जा रहा है, लेकिन अभिभावकों और शिक्षकों की मांगों पर भी विचार किया जाएगा। उनका कहना है कि इस विषय पर विभागीय बैठक भी बुलाई गई है और जल्द ही उचित निर्णय लिया जाएगा। कि NEP 2020 में अब 240 दिन पढ़ाई अनिवार्य है और पर डे जो है बच्चों के वादन भी फिक्स हो गए हैं। लेकिन चूंकि कई गार्जियंस ने भी, टीचर्स ने भी, पत्रकार लोगों ने भी कहा है कि समय को कुछ परिवर्तन करना है, तो कल मैंने इसके लिए बैठक रखी है और इसके समय के परिवर्तन के लिए कि NEP 2020 में अब 240 दिन पढ़ाई अनिवार्य है और पर डे जो है बच्चों के वादन भी फिक्स हो गए हैं। लेकिन चूंकि कई गार्जियंस ने भी, टीचर्स ने भी, पत्रकार लोगों ने भी कहा है कि समय को कुछ परिवर्तन करना है, तो कल मैंने इसके लिए बैठक रखी है और इसके समय के परिवर्तन के लिए कोई उचित निर्णय कर लिया जाए।
सभी यहाँ पर मीडिया। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड की राजनीति में सक्रियता बढ़ाते हुए लोक जनशक्ति पार्टी ने आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर अपनी राजनीति स्पष्ट कर दी है और जहां प्रदेश के प्रभारी पवन वर्मा ने प्रेस वार्ता में जानकारी दी है कि संगठन को मजबूत करने के उद्देश्य से विशाल ठाकुर को नया प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, जबकि मोनिका अष्टवाल को महिला प्रकोष्ठ का राष्ट्रीय महासचिव भी बनाया गया। देखिए, तैयारी पूरे उत्तराखंड के अंदर हम लोग पूरी तैयारी कर रहे हैं। अभी ऑलरेडी मैंने पूरे उत्तराखंड का भ्रमण करा है। पूरे कुमाऊं क्षेत्र में अभी पूरा घूमकर आया हूँ, अपने गढ़वाल का क्षेत्र। और अभी हमारी जो ज़्यादा तैयारी फोकस है पूरे तराई के सारे क्षेत्रों में, जिला देहरादून, जिला हरिद्वार, उधम सिंह नगर, नैनीताल में हम लोग ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, क्योंकि चुनाव बिल्कुल सर पे हैं और हमारी इन सब जिलों में हमारी कार्यकारिणियाँ लगभग पूरी हो चुकी हैं। इसके अलावा भी पौड़ी, गढ़वाल, अपना रुद्रप्रयाग, सब जगह हमारी टीमों की गठन कर दिया गया है। पहले तो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के बारे में मैं यही बताना चाहूँगी कि उत्तराखंड में अभी हमारा संगठन उतना मजबूत नहीं है। अगर हम अन्य पार्टियों को कंपेयर करें तो पहला तो हमारी जो प्रायोरिटी है कि यहाँ पे संगठन को मजबूत बनाया जाए। और जैसा कि मुझे जो एक जिम्मेदारी दी गई है महिलाओं की सुरक्षा या उनकी कार्यशैली को लेके या उनको भविष्य में आगे बढ़ाने की, तो मेरा पूरा भरसक प्रयास रहेगा कि मैं महिलाओं को जो है उनके सुरक्षा को लेके हो, चाहे उनकी कार्य कौशल को लेके हो, चाहे किसी अन्य क्षेत्रों से संबंधित हो, महिलाओं को हर तरह से जो है अवसर मिलेंगे आगे आने के, चाहे राजनीति क्षेत्र है, चाहे शिक्षा का जगत है या अन्य कोई आर्थिक क्षेत्र है। चलिए अब आपको सीधा लिए चलते हैं पश्चिम बंगाल की ओर, जहां बनगांव में संकल्प रैली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से निकाली जा रही है। क्या कुछ कह रहे हैं आप सुनिए। ये पाप सामने आ जाएंगे। टीएमसी की निर्ममता ने मां को रुला दिया, माटी को सिंडिकेट और घुसपैठियों के हवाले कर दिया और बंगाल के मानुष को पलायन के लिए मजबूर कर दिया। साथियों, टीएमसी के महाजंगल राज में छोटे से छोटा नेता, छोटे से छोटा गुंडा भी खुद को सरकार समझता है। 24 परगना, हुगली नदी के इर्द गिर्द का इलाका, ये कभी मिलों और फैक्ट्रियों का इलाका हुआ करता था, लेकिन आज मिलों पर ताले लगने के नोटिस की ही खबरें आती है। अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे कारखाने भी बंद हो रहे हैं। बोनगांव से बैरकपुर तक अनेक जूट मिले, अनेक फैक्ट्रियां 15 साल में बंद हुई है। सिर्फ एक ही फैक्ट्री, एक ही दुकान फली फूली है और ये दुकान है सिंडिकेट की कटमनी और कमीशनखोरी। मिलों की जमीन पर कब्जे की, किसानों को बर्बाद और तबाह करने की, ऐसी सरकार को यहां से जाना ही होगा। ऐसी सरकार को हटाना ही होगा। इसलिए बंगाल का एक ही नारा है, एक ही निर्णय है, पलटानो दरकार, पलटानो दरकार, पलटानो दरकार। साथियों, बंगाल के पास सब कुछ है। बंगाल के लोगों के पास
सामर्थ्य भी भरपूर है। इसलिए बंगाल फिर से देश का नंबर 1 राज्य बन सकता है। तो आप पश्चिम बंगाल से सुन रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर हरिद्वार से है, जहां आयोजित संतों की बैठक में करीब 200 संतों ने भाग लिया और जहां गोरक्षा को लेकर विस्तृत मंथन भी किया गया है। जानकारी देते चले कि बैठक में संतों ने एकजुट होकर शंकराचार्य चित्रांगिनी को मजबूत संकल्प जो है उनकी ओर से लिया गया है। तो वहीं साथ ही साथ गौ माता की सुरक्षा और सनातन परंपराओं के संरक्षण को लेकर भी विभिन्न प्रस्तावों पर चर्चा की गई और इसी दौरान गोरक्षा अखाड़ा के गठन की घोषणा भी की गई है, जिसका नेतृत्व शिवम महाराज को सौंपा गया है। उन्होंने कहा है कि अखाड़ा पूर्ण रूप से शंकराचार्य चित्रांगिनी के प्रति समर्पित रहेगा और गौ माता की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास भी करेंगे। स्वामी जी सेल्फी ने भी स्वामी जी अखाड़ा हमने नहीं बनाया है, ये शिवम जी महाराज हैं इटावा के, उन्होंने गौ माता की रक्षा के लिए एक अखाड़ा बनाया है और उन्होंने हमसे अनुरोध किया कि हमारे अखाड़े के सदस्यों को आप शपथ ग्रहण करा दें, क्योंकि जो शंकराचार्य चित्रांगिनी आपने बनाई है उसमें सक्रिय रूप से हम भाग लेकर के धर्म रक्षा के कार्य करना चाहते हैं। तो हमने उनको चंडीघाट हरिद्वार में गंगा जी की गोद में शपथ ग्रहण करा दिया। क्या उद्देश्य इस अखाड़े का रहेगा? ये गौ माता की रक्षा के लिए और सनातन धर्म की रक्षा के लिए कार्य करने के लिए तैयार हुआ है। तो गुरुदेव, अखाड़ों की बात होती है तो 13 अखाड़े हमेशा जहन में आते हैं, तो ये इनके साथ मिलकर रहेंगे या अलग ही इनका? नहीं, उनके साथ उनका कोई मिलाप नहीं है। वो जो अखाड़े हैं वो अलग काम कर रहे हैं, ये अखाड़ा अलग काम करेगा। गुरु जी, किस तरह से 2027 कुंभ जो हरिद्वार में होने वाला है, या फिर बात की जाए आप महामंडलेश्वर भी आज ही कई बना रहे हैं? ऐसा है कि जो गौ आदिशक्ति गौ रक्षा अखाड़ा बना है उसमें महामंडलेश्वर लोग आए थे, हमने उनको गौ माता की रक्षा और धर्म की रक्षा की शपथ दिलाई। जो कुंभ है वो तो आगे आने वाला है, उसके बारे में हमने कहा था कि सरकार अगर हमसे चर्चा करना चाहेगी तो हम करेंगे। तो अभी तक तो उन्होंने चर्चा नहीं की है। आज जो अपर मेलाधिकारी हैं दयानंद सरस्वती जी, उनका टेलीफोन हमारे पास आया था। उन्होंने कहा कि हम जानकारी नहीं थी कि आप यहाँ हरिद्वार उपलब्ध होंगे, हम आपसे समय लेकर के जहाँ आप रहेंगे वहाँ आएंगे, चर्चा करेंगे। तो जब वो आएंगे तो चर्चा होगी। हरिद्वार में राजाजी टाइगर रिजर्व के कौर एरिया में प्रस्तावित एक शादी आयोजन को लेकर एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। जी हां, आपको बता दें कि मामला मंत्री खजानदास के बेटे की शादी से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है और जिसमें कि प्रतिबंधित वन क्षेत्र के भीतर भव्य तैयारियों की जानकारी सामने आने के बाद गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। राजाजी नेशनल पार्क के सुरेश्वरी देवी मंदिर परिसर में सजावट सामग्री और जनरेटर आदि पहुंचने के साथ ही संवेदनशील वन्यजीव क्षेत्र में भारी वाहनों की आवाजाही पर भी आक्रोश देखने को मिल रहा है और जहां वन विभाग ने इस मामले में सख्त रुख अपनाते हुए मंदिर समिति और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत मामले को दर्ज किया है। खबर डोईवाला से है, जहां हर्रावाला स्थित सिद्ध पीठ बाबा लक्ष्मण सिद्ध मंदिर में आज वार्षिक पूजा और भंडारे का भव्य आयोजन किया गया और इस अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने पहुंचकर पूजा अर्चना की और प्रसाद ग्रहण कर पुण्य की प्राप्ति की। जहां आपको बता दें कि पूरे मंदिर परिसर में आकर्षक रूप से मंदिर को सजाया गया था और जहां भक्त गीतों
से वातावरण पूरे तरीके से भक्तिमय नजर आया। तो वहीं मान्यता है कि भगवान लक्ष्मण ने इस स्थान पर कठोर साधना कर सिद्धि प्राप्त की थी और जिसके कारण यह स्थल आस्था का केंद्र बना हुआ है। और जहां आपको बताते चलें कि हर वर्ष अप्रैल माह के अंतिम रविवार को यहाँ विशेष पूजा और भंडारे का आयोजन किया जाता है और जिससे कि दूर दराज के लोग भी यहाँ श्रद्धालु इस कार्यक्रम में, इस आयोजन में पहुंचते हैं। तो वहीं आपको बता दें कि इस अवसर पर श्रद्धालुओं ने श्रद्धा भाव से पूजा अर्चना कर आध्यात्मिक शांति और आशीर्वाद प्राप्त किया, जिससे कि पूरे क्षेत्र में धार्मिक उत्साह का माहौल भी देखने को मिला है। आज का दिन यहाँ के लिए सबसे शुभ माना जाता है। ये साल के लास्ट रविवार को होता है, वो भी अप्रैल के। और यहाँ मैं बचपन से आ रही हूँ, यहाँ से मेरी आस्था बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई है। जो भी चीज़ आज तक मांगी है बाबा ने पूरी करी है। आज के दिन यहाँ बहुत सारी भीड़ होती है, दूर दूर से काफ़ी लोग आते हैं, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, सारी जगह से लोग आते हैं। सुबह यहाँ पे यज्ञ होता है, उसके बाद अभी भंडारा चल रहा है पीछे की साइड में। वार्षिक भंडारा होता है, अप्रैल के लास्ट में होता है और ये हर साल होता है। कार्यक्रम यहाँ पे भंडारा होता है, प्रसाद वितरण होता है, हवन होता है, रुद्री यज्ञ होता है। खबर देहरादून से है, जहां सहस्त्रधारा रोड पर स्थित एटीएस की कॉलोनी में स्थित दबंगई के मामले में जिला प्रशासन ने अब बड़ा कदम उठाया है। जी हां, आपको बता दें कि विवादित बिल्डर पुनीत अग्रवाल के खिलाफ जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय ने संज्ञान लेते हुए गुंडा एक्ट के तहत नोटिस को जारी किया है और उन्हें 7 दिनों के भीतर जवाब देने के निर्देश भी जारी किए गए हैं और अन्यथा उनके खिलाफ जिला बदर की कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं आपको बताते चले कि प्रशासनिक जानकारी के अनुसार आरोपी बिल्डर पर मारपीट, धमकी, गाली गलौज, पिस्टल तानने और वाहन से टक्कर मारने के प्रयास जैसे गंभीर आरोप लगे हैं। और इसके अलावा RWA सदस्यों और स्थानीय निवासियों को झूठे मुकदमे में फंसाने के साथ साथ फर्जी रजिस्ट्री और अवैध कब्जों के मामले में भी संलिप्तता सामने आई है और उनके खिलाफ BNS की विभिन्न धाराओं के तहत 5 मुकदमे पहले से ही दर्ज हैं। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जन सुरक्षा से खिलवाड़ करने वालों पर सख्त कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। देहरादून में अपराधियों के खिलाफ SSP का ऑपरेशन प्रहार लगातार सख्त होता हुआ सामने आ रहा है। जी आपको बता दें कि थाना बसंत विहार के हरवंशवाला में पुलिस और बदमाशों के बीच भीषण मुठभेड़ देखने को मिली और जहां पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एक शातिर अपराधी की गोली लगने से वह घायल हो गया, जबकि उसके साथी को पुलिस ने घेराबंदी कर गिरफ्तार कर लिया है। और जहां चेकिंग के दौरान बिना नंबर की स्कूटी पर सवार 2 संदिग्धों ने बैरियर तोड़कर भागने की कोशिश भी की और जहां उनका पीछा करने पर पुलिस टीम पर जानलेवा हमला कर फायरिंग कर दी गई। जहां जवाबी कार्रवाई में बदमाश अब्दुल्ला के पैर में गोली लगी है, जबकि उसके साथी शाहनवाज सलमानी को मौके से धर दबोचा गया। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों पर PHQ से जो गाइडलाइंस हमें प्राप्त हुई थी उसके तहत ऑपरेशन प्रहार देहरादून पुलिस द्वारा लगातार चलाया जा रहा है और पिछले 25 दिनों में देहरादून पुलिस ने इसमें काफ़ी उपलब्धियां भी हासिल करी हैं। इसमें कई अपराधियों को पकड़ा गया है, कई नामी अपराधियों को भी पकड़ा जा चुका है और साथ में जो भी न्यूसेंस अभी तक फैला रहे थे या किसी तरीके से उनको द्वारा फैलाया गया या पब्लिक ऑर्डर बिगाड़ा गया, ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त वैधानिक कार्रवाई की गई। कल की एक घटना में जो बसंत विहार थाना क्षेत्र में जो 2 आरोपी जो सहारनपुर के रहने वाले हैं, किसी उसमें देहरादून की ओर इनका आना ज्ञात हुआ था। जब रात की चेकिंग हम लोगों के स्तर से की जा रही थी तो बैरियर को इनके द्वारा पास करके भागने की कोशिश की गई थी। पुलिस के द्वारा जब इनको कॉर्डन ऑफ किया गया तो पुलिस पर इनके द्वारा फायर किया गया। पुलिस ने तत्काल उसको न्यूट्रलाइज किया। एक व्यक्ति के पैर में गोली लगी थी जिसे हॉस्पिटल ले जाया गया। अब खबर हरिद्वार से है, जहां बहादुराबाद में इंडस्ट्रियल एरिया में स्थित HPM इकोटीच प्राइवेट लिमिटेड में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया और जहां आग इतनी तेज थी कि उसकी लपटें दूर से ही दिखाई दे रही थी। जहां घटना के समय कर्मचारी और आसपास के लोगों में दहशत फैल गई तो वहीं सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम में मौके पर पहुंची और जहां कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया है। तो वहीं आपको जानकारी देते चले कि आग लगने के कारणों की जांच अभी जारी है।
डोईवाला क्षेत्र में कोतवाली पुलिस के द्वारा सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने और पिलाने वालों के खिलाफ सघन चेकिंग अभियान को चलाया जा रहा है और जहां इस दौरान सड़क किनारे खुले में गाड़ियों में शराब का सेवन कर रहे 14 व्यक्तियों को पुलिस ने मौके से पकड़कर थाने ले जाया गया और जहां पूछताछ के बाद सभी को भविष्य में ऐसी गतिविधियों से दूर रहने की हिदायत दी गई है। तो वहीं पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ पुलिस अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए जुर्माना भी वसूला है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि सार्वजनिक स्थानों पर नशा करने वालों के खिलाफ इस प्रकार की कार्रवाई आगे भी लगातार जारी रहेगी। तो वहीं रुड़की के मंगलोर कोतवाली क्षेत्र के ग्राम घोसीपुरा में शुक्रवार की देर रात खनन माफियों के द्वारा एक व्यक्ति के साथ मारपीट की घटना सामने आई है, जहां आरोप है कि अवैध खनन का विरोध करने पर पीड़ित को निशाना बनाया गया। तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।